मेरे छोटे भाई रोहित की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कई लोग उसे पागल कहते थे। जब मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि उसे जैसा चाहे वैसा करने देना होगा और उसकी हर मांग पूरी करनी होगी, नहीं तो उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है और फिर इलाज का कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर की सलाह पर मैं रोहित की हर बात मानने लगी। अगर वो कहता दीदी मैं घूमने जाना चाहता हूँ तो मैं इसे घूमने ले जाती। अगर वो कहता मुझे नए कपड़े चाहिए तो मैं इसे कपड़े ला कर देती। लेकिन एक रात उसने मुझसे ऐसी चीज़ मांगी कि मैं दंग रह गई। तुरंत ही डॉक्टर की बात याद आ गई। मेरा भाई तो स्वस्थ नहीं है, अगर उसे ठीक करना है तो उसकी हर बात माननी चाहिए। लेकिन उसने जो मांगा वो कैसे संभव था। मैं मनीषा जब ऑनर्स के तीसरे साल में थी तभी मेरी दुनिया अचानक थम सी गई और मेरे छोटे भाई रोहित जो अभी अभी कॉलेज में कदम रख चुका था, उसकी दुनिया भी जैसे उलट पुलट हो गई। हमारे परिवार में तब हम 3 लोग थे, पापा, मैं और मेरा प्यारा छोटा भाई रोहित। रोहित मेरी आंखों का तारा था। वो बहुत ही नम्र, शांत और पढ़ाई में होनहार था। मेरा एक ही सपना था, अपने भाई को एक अच्छा इंसान बनाना और उसके सारे सपने पूरे करना। लेकिन माँ के चले जाने के बाद मेरे अपने सपने धुंधले पड़ गए। मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पापा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मेरा एकमात्र लक्ष्य था रोहित और पापा को संभालना। लेकिन जो मैंने सोचा था, हकीकत उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल थी। माँ के जाने के बाद मैंने रोहित में कुछ अजीब बदलाव देखने शुरू किए। जो भाई मुझसे दोस्त की तरह मिलता था, वो अब चिड़चिड़ा हो गया था। कॉलेज जाने की बात पर बहाने बनाता, ठीक से खाना पीना नहीं करता था। अगर मैं कुछ कहती तो उसका तीखा जवाब मुझे हैरान कर देता। एक रात मैंने देखा कि रोहित के कमरे की लाइट जल रही थी। दरवाज़ा खटखटाने पर उसने गुस्से में कहा, कौन है? मैंने शांत स्वर में कहा, रोहित, मैं दीदी, अभी तक सोया नहीं? उसने दरवाज़ा खोले बिना कहा, नींद नहीं आ रही, तुम जाओ यहाँ से। उसका ये व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। माँ के रहते रोहित ऐसा तो नहीं था। क्या माँ का गम उसे इतना तोड़ चुका था? दिन बीतते गए और रोहित की हालत और खराब होती गई। उसने अपना ख्याल रखना लगभग छोड़ दिया था। वो दिन रात एक ही कपड़े पहनता, नहाता नहीं। उसका चेहरा फीका पड़ गया और बाल बिखरे हुए रहते। पापा दिन भर दफ्तर में रहते, लेकिन घर लौटकर बेटे की ये हालत देखकर उनकी भी चिंता बढ़ गई। एक दिन पापा ने मुझे बुलाकर कहा, मनीषा, देख रही हो रोहित की हालत? वो अपने बाल तक नहीं कटवाता। उसे देखकर डर लगता है वो किसी और दुनिया में जी रहा है। पापा की बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। क्या मेरा प्यारा भाई मानसिक रूप से बीमार हो रहा था? क्या माँ की कमी ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि वो हकीकत से जूझने की ताकत खो चुका था? मैंने अपनी करीबी दोस्त किरण से बात की, जो मनोविज्ञान की पढ़ाई कर चुकी थी। उसने सलाह दी, मनीषा, देर मत कर, रोहित को किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाओ। मुझे लगता है वो डिप्रेशन और मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। मैंने पापा को सब बताया। पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटी, तू उसे डॉक्टर के पास ले जा। उसके इलाज के लिए जो करना पड़े हम करेंगे। अगले दिन मैंने रोहित को बहुत समझाकर डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी किया। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और अगर वो साथ नहीं गया तो मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, तब वो मान गया। शायद उसे नहीं पता था कि डॉक्टर उसके लिए ही था। डॉक्टर के चेंबर में जाने के बाद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान शुरू हुआ। रोहित चेंबर में बेचैन होकर इधर उधर देख रहा था, जैसे भागने का रास्ता ढूंढ रहा हो। डॉक्टर, जो एक मध्यम आयु के सज्जन व्यक्ति थे, हमें देखकर हल्के से मुस्कुराए। मैंने उन्हें रोहित की सारी पुरानी रिपोर्ट्स और ज़रूरी कागजात दिए। डॉक्टर ने कुछ देर कागजात देखे और फिर रोहित से कुछ सवाल पूछे, लेकिन रोहित ने ज़्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया या बेमतलब के जवाब दिए। मैं उसकी ओर से जवाब दे रही थी। डॉक्टर ने करीब आधे घंटे तक हमसे बात की। फिर उन्होंने रोहित को बाहर इंतज़ार करने को कहा और मुझे अकेले में बात करने के लिए बुलाया। मैंने डरते डरते कहा। जैसे ही रोहित बाहर गया, डॉक्टर ने मेरी ओर गंभीर नज़रों से देखकर पूछा, उसकी ये समस्या कब से शुरू हुई? मैंने जवाब दिया, सर, मेरी माँ के गुजरने के 3-4 महीने बाद से ही
उसके व्यवहार में बदलाव शुरू हो गया। डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, देखिए आपका भाई मानसिक अस्थिरता और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित है। वो अपनी माँ की अचानक मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाया है। उसका दिमाग गहरे सदमे में है। वो खुद को हकीकत से दूर रख रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कांपती आवाज में मैंने पूछा, सर तो अब क्या होगा? क्या वो पहले की तरह ठीक हो पाएगा? डॉक्टर ने मुझे भरोसे भरे लहजे में देखकर कहा, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत धैर्य रखना होगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें नियमित रूप से देना होगा, लेकिन दवाइयों से ज्यादा जरूरी है उसका मानसिक ध्यान। एक बात याद रखें, इस समय उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं करना है। वो जो चाहे, जो कहे, उसे वही करने देना होगा। उसे किसी भी चीज के लिए मजबूर ना करें। अगर वो नहाना नहीं चाहता तो जबरदस्ती ना करें। अगर खाना नहीं चाहता तो उसकी पसंद का कुछ बनाकर खिलाने की कोशिश करें। उसे जैसा सहज लगे उसे वैसा ही रहने दें। आपका प्यार और सही देखभाल ही उसकी सबसे बड़ी दवा है। डॉक्टर की बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। इसका मतलब था कि मुझे रोहित के अजीब व्यवहार को सहन करना होगा। उसे ठीक करने के लिए उसकी हर बात माननी होगी। अपने भाई को मानसिक रूप से ठीक करने की राह कितनी मुश्किल होगी, ये सोचकर मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। लेकिन अपने भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। डॉक्टर से विदा लेकर मैं रोहित को लेकर घर लौटी। घर आने के बाद रोहित और भी बच्चा सा हो गया। वो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता था। मैं रसोई में जाती तो वो दरवाजे पर खड़ा रहता। मैं बालकनी में जाती तो वो पीछे पीछे आता। उसे अकेले रहने में डर लगता था। रात में खाने के बाद जब मैंने उसे अपने कमरे में सोने के लिए कहा तो उसने डरते हुए कहा, दीदी मैं अकेले नहीं सो सकता, मुझे डर लगता है, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। डॉक्टर की बात मुझे याद आई कि उसे जबरदस्ती नहीं करनी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुझे सुलाकर फिर अपने कमरे में जाऊंगी। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। नहीं, अगर तुम चली गई और वापस नहीं आई तो? माँ ने भी तो कहा था कि वो आएगी, लेकिन नहीं आई। उसकी ये बात मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ गई। मैं समझ गई कि उसका डर कितना गहरा है। मैंने कहा, ठीक है मेरा प्यारा भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू सो जा, मैं तेरे पास बैठी हूँ। वो मेरी ओर देखकर आश्वस्त हुआ। मैं उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद वो सो गया। उसका सोता हुआ चेहरा देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ठान लिया कि इस लड़के को मैं किसी भी कीमत पर ठीक करूंगी। रोहित के सो जाने के बाद मैं चुपके से उठी और अपने कमरे में जाने के बजाय बगल के बरामदे के छोटे कमरे में एक चादर बिछाकर लेट गई। मैंने दरवाज़ा खुला रखा ताकि उसकी किसी भी आवाज़ पर मैं तुरंत उसके पास पहुंच सकूं। आधी रात को अचानक उसकी चीख सुनकर मेरी नींद टूट गई। मैं दौड़कर उसके कमरे में गई। वो डर से कांप रहा था। मैंने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, मैं तो यहीं हूँ। वो हाँफते हुए बोला, मैंने सपना देखा कि तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। उसने कहा, दीदी मेरे साथ थोड़ी बात करो तो मुझे डर नहीं लगेगा। मैं बिना कुछ और कहे उसके पास बैठ गई। डॉक्टर का निर्देश मेरे लिए सबसे बड़ा था। मैंने कहा, ठीक है, तुझे आज बचपन की कहानी सुनाती हूँ। मैंने कहानी शुरू की। कुछ देर बाद कहानी सुनते सुनते वो सो गया। मैंने मन ही मन कसम खाई कि मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। दिन बीतते गए और रोहित की हालत और भी अजीब होती गई। मैं डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ नियमित रूप से दे रही थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उल्टा उसका व्यवहार और जटिल हो रहा था। वो अब मुझ पर पूरी तरह निर्भर हो गया था। एक सुबह मैं उसे बुलाने गई तो देखा कि वो बिस्तर पर बैठकर रो रहा है। मैं दौड़कर गई और पूछा, क्या हुआ रोहित, क्यों रो रहा है? उसने सिर पकड़कर कहा, दीदी मेरे सिर में बहुत दबाव लग रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे लगा शायद दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं जल्दी से तेल और बाम मिलाकर लाई और उसके सिर की मालिश करने लगी। मैंने पूछा, अब दर्द थोड़ा कम हुआ भाई? उसने दर्द भरी नजरों से मेरी ओर देखकर कहा, हाँ दीदी, दर्द चला गया। उसकी अजीब सी मांगे दिन ब दिन बढ़ रही थी। वो अपने हाथ से खाना नहीं खाता था, मुझे चम्मच से खिलाना पड़ता था। कभी कभी बच्चों की तरह चावल को गोल बनाकर उसके मुंह में डालना पड़ता था। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार इसे देखकर कानाफूसी करते। कोई कहता मनीषा ने अपने भाई को बहुत सिर चढ़ा रखा है, कोई कहता लड़का मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गया है। मैं किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। मेरा एकमात्र लक्ष्य था रोहित को ठीक करना। एक दिन दोपहर को पापा ऑफिस से लौटे और देखा कि मैं रोहित को खाना खिला रही हूँ और वो मेरी ओर एकटक देख रहा है। पापा ने एक लंबी सांस ली और अपने कमरे में चले गए।
रात में उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, बेटी, मैं जानता हूं कि तू बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? क्या उसकी हालत में कोई सुधार हो रहा है? मैंने पापा को डॉक्टर की बातें याद दिलाई। मैंने कहा, पापा, डॉक्टर ने कहा है कि धैर्य रखना होगा, उसका घाव बहुत गहरा है, इसे भरने में वक्त लगेगा। सबसे मुश्किल परीक्षा रात में होती थी। रोहित मुझे अपने कमरे से जाने ही नहीं देता था। वो कहता, दीदी तुम पास नहीं रहोगी तो मुझे डर लगेगा, मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी तरह अकेला हो गया हूँ। माँ की याद आती ही बहुत दुख होता है। तुम तो मेरी माँ की तरह हो, फिर तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली जाती हो? उसके मुंह से माँ जैसी बात सुनकर मेरे मन के भीतर कुछ हिल सा जाता था। मैं जानती थी कि वो अपनी माँ को मुझ में ढूंढ रहा है। मैं उसका ये भ्रम तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसे किसी भी तरह का मानसिक आघात नहीं देना है। मैंने कहा, अच्छा भाई, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आज से मैं इस कमरे के सोफे पर ही सोऊंगी, इससे तू मुझे देख सकेगा। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा चमक उठा। उस दिन से मैंने उसके कमरे में ही सोफे पर सोना शुरू कर दिया। इससे मेरी अपनी निजी जिंदगी जैसे खत्म हो गई। मेरी रातें नींद के बिना गुजरने लगी और रोहित की नींद की आवाज़ सुनते हुए और उसकी ओर देखते हुए इस डर से कि कब वो फिर से चिल्लाने लगे। मैं सो भी नहीं पाती थी। उसका ये व्यवहार मुझे कई बार बहुत थका देता था, लेकिन उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब मेरा भाई फिर से पहले की तरह सामान्य होकर कहेगा, दीदी चलो कॉलेज चले। महीने बीतने लगे, लेकिन रोहित की हालत का कोई निश्चित रास्ता नहीं था। कभी लगता था कि वो थोड़ा बेहतर है, लेकिन अगले ही पल उसकी हालत पहले से भी बदतर हो जाती थी। उसकी दुनिया जैसे मेरे इर्द गिर्द से मट गई थी। मेरे अलावा वो किसी को नहीं जानता था, किसी से बात नहीं करता था। पापा भी उससे बात करने की कोशिश करते, लेकिन नाकाम रहते। एक दिन एक अजीब घटना हुई। मैं रसोई में खाना बना रही थी और रोहित हमेशा की तरह रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। अचानक उसने कहा, दीदी तुम्हें कष्ट हो रहा है ना? मैं हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। करीब 4-5 महीने बाद उसने मेरे दुख के बारे में कुछ कहा था। मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा। वो मेरे पास आकर बोला, तुम झूठ बोल रही हो, मैं सब समझता हूँ। मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मुझे उस मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दो दीदी। अगर मैं यहाँ रहा तो तुम भी खत्म हो जाओगी। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। इसका मतलब क्या वो समझ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है? क्या वो ठीक होने की राह पर था? मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाई ये क्या कह रहा है? तू मेरी जिंदगी है, तू नहीं होगा तो मैं किसके लिए जीऊंगी? तू जल्दी ठीक हो जाएगा, देखना। लेकिन ये सुधार का संकेत क्षणिक था। उसी दिन दोपहर को वो फिर से पहले जैसा हो गया। उसने अपने कमरे का सारा सामान फेंकना शुरू कर दिया। चिल्लाकर कहने लगा, सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाना चाहते हैं, तुम भी चली जाओगी, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती। उसके इस अचानक बदलाव से मैं हताश हो गई। मैंने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो और भड़क गया। एक समय तो उसने गुस्से में मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के बाहर बैठकर रोने लगी। क्या सारी कोशिशें बेकार जा रही थी? पापा ऑफिस से लौटे और ये हाल देखकर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने सब सुनकर कहा, इसे मूड स्विंग कहते हैं, ये इस बीमारी का हिस्सा है। कभी बहुत अच्छा व्यवहार करेगा तो कभी बहुत बुरा। आप लोग धैर्य न खोएं, उसे उसके हाल पर छोड़ दें, कुछ देर बाद वो खुद शांत हो जाएगा। डॉक्टर की बात सच हुई। करीब 1 घंटे बाद रोहित ने खुद दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए। उसने मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस फर्श पर बैठकर रोने लगा। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। वो मेरी ओर बच्चों की तरह रोते हुए देखने लगा। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उस सुबह उसने जो बातें कही थी, उन्होंने मेरे मन में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगा दी थी। वो पूरी तरह बेहोश नहीं था। उसके मन के भीतर असली रोहित अभी भी जिंदा था। वो अपनी बीमारी और डर से लड़ रहा था। मैंने अपनी सेवा और देखभाल को दोगुना कर दिया। मैं उसके साथ उसके बचपन की एल्बम देखती थी, उसके पसंदीदा लेखकों की किताबें पढ़कर सुनाती थी, उसके पसंदीदा गाने हल्की आवाज़ में बजाती थी।
मैं चाहती थी कि उसकी पुरानी यादें जाग उठें, वो अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पाले। एक दिन दोपहर में मैं उसकी पसंदीदा लेखक की एक कहानी की किताब पढ़कर सुना रही थी। कहानी दो भाई बहन के प्यार की थी। कहानी सुनते सुनते अचानक उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई खालीपन नहीं था, कोई डर नहीं था। वो नज़र मेरे पुराने भाई की नज़र थी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, दीदी। मैं चौंक कर बोली, हाँ भाई बोल। उसने और कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखता रहा। कुछ सेकंड बाद उसकी नज़र फिर धुंधली हो गई। वो फिर अपने संसार में खो गया। लेकिन उन कुछ सेकंड की नज़र और उस एक पुकार ने मेरे मन को झकझोर दिया। मुझे समझ आया कि मेरा भाई वापस आ रहा है। बहुत जल्द वो मेरे पास लौट आएगा। इस विश्वास के साथ मैंने अपनी लड़ाई जारी रखी। मैंने उस दिन से लड़ाई जारी रखने की नई ताकत पाई, जब से मैं और भी ज़्यादा आशावादी हो गई। मैंने देखा कि रोहित में कुछ सूक्ष्म बदलाव आ रहे थे। वो अब पहले की तरह हर वक्त मुझे नज़रों से नहीं देखता था। कभी कभी वो बालकनी में जाकर अकेले आकाश को निहारता। उसकी दवाइयों के प्रति अरुचि भी कम हो गई थी। मैं जब भी उसे दवा देती, वो चुपचाप ले लेता। उसका चीखना, चिल्लाना या सामान इधर उधर फेंकना भी लगभग बंद हो गया था। मैंने अपनी दिनचर्या नहीं बदली, पहले की तरह ही उसका ख्याल रखती थी, उसके साथ वक्त बिताती थी। लेकिन अब मैं उसके साथ भविष्य की बातें करती थी। मैं उसे बताती कि जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो हम दोनों मिलकर पहाड़ों पर घूमने जाएंगे। उसकी पसंद की लेखक की नई किताब लाऊंगी, उसके दोस्तों से मिलने जाएंगे। वो चुपचाप सुनता था, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। लेकिन मुझे पता था कि मेरी बातें उसके मन के किसी गहरे कोने में पहुंच रही थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। उस दिन शुक्रवार था। सुबह से आकाश बहुत सुंदर और साफ था। मैंने रोहित के लिए नाश्ता बनाया और उसके कमरे में गई तो देखा कि वो बिस्तर पर नहीं था। मेरा दिल धक से रह गया। मैं दौड़कर बालकनी में गई। देखा कि वो रेलिंग पकड़कर बाहर की ओर देख रहा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब ना तो डर था और न ही खालीपन। उसकी आंखों में अपराध बोध और कृतज्ञता थी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने बहुत शांत और साफ आवाज में कहा, दीदी मैं पिछले कुछ महीनों से कहाँ था? उसकी साफ आवाज सुनकर मेरे शरीर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने उसे गले लगाकर कहा, तू हमारे पास ही था भाई, तू बस थोड़ा बीमार था। रोहित की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, मुझे सब याद आ रहा है। दीदी मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना? मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ कर दे दीदी। मैंने कहा, ये क्या बोल रहा है? तूने कुछ नहीं किया। जो हुआ वो तेरी बीमारी की वजह से हुआ। तूने जानबूझकर कुछ नहीं किया। देख तो अब पूरी तरह ठीक है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। पापा हमारी बातें सुनकर कमरे से बाहर आए। रोहित को ठीक देखकर वे दौड़ कर आए और उसे गले लगा लिया। उस दिन पापा और बेटे के आंसुओं से हमारे घर का माहौल भारी हो गया था। लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि असीम खुशी के थे। कुछ देर बाद रोहित ने खुद को संभाला। उसने मेरी ओर देखकर कहा, दीदी तुमने मेरे लिए जो किया उस कर्ज को मैं कभी नहीं चुका सकता। माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन तुमने मुझे नया जीवन दिया। तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी माँ हो। उसकी ये बात सुनने के लिए ही शायद मैं इतने दिन इंतजार कर रही थी। मेरी सारी मेहनत, सारा त्याग आज सार्थक हो गया। इसके बाद के दिन सपने जैसे थे। रोहित ने बहुत जल्दी खुद को संभालना शुरू कर दिया। उसने फिर से पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया। हमारे घर में फिर से पहले जैसी रौनक लौट आई। एक दिन शाम को मैं और रोहित माँ की कब्र के पास गए। रोहित ने कब्र की ओर देखकर कहा, माँ देखो, तुम्हारी मनीषा ने मुझे कैसे संभाला। उसने मुझे एक पल के लिए भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने कहा, माँ सब देख रही हैं। घर लौटते वक्त रोहित ने कहा, दीदी चलो जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं।